नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूपीए 2 टूट गई है। ममता बनर्जी ने आज 4 घंटे तक की बैठक के बाद यूपीए 2 से बाहर रहने का फैसला कर लिया है। ममता ने कहा है कि शुक्रवार को जुमा के नमाज के बाद उनके सभी केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। सबको लग रहा था कि ममता बनर्जी अपना विरोध सिर्फ सांकेतिक रखेंगी और सरकार से बाहर जाने का फैसला नहीं करेंगी, लेकिन आज यूपीए 2 की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार खतरे में आ गई है। दुर्गा पूजा में अभी 1 महीना है, बंगाल पूजा में होने की तैयारी करने में लगा है, लेकिन ममता खुद दुर्गा की भूमिका में आ गई है। ममता ने यूपीए 2 को तोड़ दिया है। सरकार भले न गिरे, मगर ममता ने रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर समर्थन वापसी कर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया, वी आर सॉरी, हम विरोध करते हैं लेकिन हमसे केंद्र बात नहीं करता है। ममता ने आज अपना इतिहास दोहरा दिया कि ममता को अभी सत्ता से चिपकना नहीं आया है, वो अभी भी सड़क की राजनीति से नहीं डरती हैं। बंगाल में कांग्रेस को क्या करना है वो ये तय कर ले, ये ममता बनर्जी ने कहा है। हमारे पास बंगाल में बहुमत है, हमें कोई चिंता नहीं है। ममता ने कहा कि हमने दिल्ली से बार बार बोला, 4 दिन पहले सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट किया, लेकिन न सरकार मानी न कांग्रेस। केंद्र सरकार हमारे साथ चर्चा ही नहीं करती। हमने लोकसभा चुनाव के समय अपनी जनता से बोला था कि 5 साल तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई यह कहे कि आप अच्छे से रहिए मगर अपना सर दे दीजिए, तो क्या यह सही रहेगा? कभी 6 रुपया बढ़ाते हैं, फिर 1 रुपया घटाते हैं, तो क्या यह आपका ड्रामा नहीं है? आम आदमी, छोटा दुकानदार बर्बाद हो जाएगा एफडीआई से। सब कह रहे थे पावर में है तृणमूल के सांसद, रेल चला जाएगा। हम अगर सही रास्ते पर रहे, जनता के साथ रहे, तो जनता बहुत कुछ देगी। हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ लेंगे, जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी कौन जानता है। ये ममता बनर्जी के आज तेवर सबने देख लिए। ममता ने यह भी कहा कि कोलगेट को सपोर्ट करने के लिए एफडीआई शुरू किया गया है। कोलगेट को सपोर्ट करने के लिए ममता ने यूपीए सरकार की तार तार कर दी। आज समाजवादी पार्टी से जो बयान आए हैं वो भी कम गंभीर नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इन सब बयानों के बाद क्या अब भी सरकार निश्चिंत हो सकती है? क्या भारत एक राजनीतिक संकट में फंस गया है? डीएमके सरकार की एक और सहयोगी ने भारत बंद में शामिल होने का फैसला कर लिया है। यूपीए सरकार का राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। क्या ममता बनर्जी एफडीआई पर अपने फैसले से अग्नि परीक्षा में फिर से पास हो गई हैं, या उन्होंने आत्मघाती फैसला लिया है? ये सब सवाल आज उठेंगे प्राइम टाइम में, लेकिन एक सवाल यह भी उठेगा कि ममता बनर्जी के विरोध को उनकी सनक से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों उनके विरोध को गंभीरता से नहीं लिया जाता? किस राजनेता के इतिहास में तर्क संगत निरंतरता रही है? किस नेता के बयानों में कभी अंतर्विरोध नहीं रहा? किस नेता ने तेवर दिखाकर नरमी नहीं बरती? तो क्या आज जरूरत से ज्यादा ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा ली जा रही थी? क्या समर्थन वापसी के बाद ममता के विरोध को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या उनका विरोध अब तर्क संगत माना जाएगा? ममता के तेवरों, आदतों और बदलने का इतिहास निकालने बांचने का क्या मतलब रहेगा? अब क्या मुलायम, ममता और मायावती राजनीति में किसी खास निगाह से देखे जाते हैं, जहां उनके नाम के पहले अक्षर से कोई टोली बना दी जाती है उनकी राजनीति को खारिज करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके विरोध को गंभीरता से न लेने की आदत बनती जा रही है? ममता का विरोध बीजेपी या जेडीयू के विरोध से किस मायने में कम था? जब नीतीश कुमार कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनवाकर एनडीए में रह सकते हैं, तो ममता प्रणब का विरोध कर यूपीए में क्यों नहीं रह सकती थी? जब शिवसेना प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट कर एनडीए में रह सकती है, तो ममता एफडीआई पर विरोध कर यूपीए की सहयोगी क्यों नहीं बनी रह सकती थी? जब बीजेपी 2004 में 100% विदेशी निवेश की बात कर 2012 में पलट सकती है, जब शरद पवार सोनिया गांधी का विरोध कर उन्हीं के नेतृत्व में मंत्री बन सकते हैं, जब कांग्रेस बीजेपी के पुराने सहयोगियों को लेकर सेक्युलर गठबंधन बना सकती है और बीजेपी एनडीए के लिए उसी यूपीए के सदस्यों का रास्ता देख रही है, तो ममता बार बार विरोध क्यों नहीं कर सकती हैं, बदल क्यों नहीं सकती हैं? डीएमके के मंत्री जेल तक चले गए मगर यूपीए से नहीं निकले। यूपीए से किसी ने नहीं पूछा कि ये जेल में भी हैं और आपके साथ खेल में भी हैं। कौन कौन नहीं बदला? बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता ने यूपीए की बुनियाद हिला दी है? क्या यूपीए ने ममता के विरोध को हल्के में लेकर खुद को खतरे में डाल दिया? क्या आपको याद नहीं कि ममता ने रेल भाड़ा बढ़ाने पर रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को हटवा दिया था? क्या तब प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार की रक्षा कर पाए थे? क्या ममता के कारण ही, विरोध के कारण ही नवंबर में सरकार को एफडीआई के फैसले को नहीं टालना पड़ा था? क्या ममता बनर्जी आज यूपीए को बड़े राजनीतिक संकट में डालकर नहीं जा रही हैं? सरकार की स्थिरता सिर्फ आंकड़ों पर निर्भर नहीं होती है, उसकी स्थिरता उसके वकार और नैतिक बल पर भी निर्भर होती है। क्या ममता के फैसले से आज बीजेपी उत्साहित होगी? क्या ममता बनर्जी ने आज यूपीए 2 से
और सरकार से अलग होकर लेफ्ट को भी दिखा दिया कि उनका विरोध दिखावा नहीं, ममता के विरोध को गंभीरता से लिया जाएगा या सरकार अब भी इस स्थिति में है जो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। सुधार को लेकर कहीं सहयोगी सुधारने तो नहीं लगेंगे, सरकार अकेली पड़ती जा रही है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या ममता ने डीएमके और मुलायम को भी यूपीए से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है? प्राइम टाइम लंबा था लेकिन जरूरी था। सुधींद्र कुलकर्णी साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ जाएंगे। शिवानंद तिवारी पटना से जुड़ रहे हैं, सांसद है जेडीयू के, और अभय कुमार दुबे साहब हैं हमारे साथ, संपादक सीएसडीएस के। मनोरंजन भारती हमारे राजनीतिक संपादक हैं, वो भी हमारे साथ। मनोरंजन, कांग्रेस बहुत आराम से ले रही थी ममता के इस विरोध को, क्या, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बयान आया है, जिस तरह से डीएमके भारत बंद में जा रही है, क्या अब भी सरकार अपने नंबरों पर ही अपनी स्थिरता पर भरोसा करती रहेगी? देखिए रवि, लोकतंत्र में नंबर तो मायने रखते हैं और उसकी वो वाजिब है, लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि कांग्रेस के डीएनए में ये है नहीं कि वो एलायंस से कैसे डील करेगी। वो उसके डीएनए में एरोगेंस है, और शायद उसका भी कारण है कि आज ममता बनर्जी की वजह से अब कांग्रेस को अपने मायावती और मुलायम पे निर्भर रहना पड़ा है, और यहाँ पे बात नहीं बनती है तो शायद हम चुनाव में जा रहे हैं। शायद चुनाव में जा रहे हैं तो कांग्रेस का खेल अब गड़बड़ा गया। जो पहले आंकड़े दिखाए जा रहे थे और बताए जा रहे थे हमारे पास नंबर है, वो नंबर अब नहीं है। आपको बताऊं, आज जो स्थिति वैसी ही स्थिति है जिस दिन की ममता बनर्जी ने कह दिया था कि प्रणब मुखर्जी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कांग्रेस को वैसा ही आज भी सांप सूंघ गया है। फोन लेने बंद हो गए और फोन पे कोई बातचीत नहीं हो पा रही, आप अंदर की बात बता रहे हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी, क्या ममता बनर्जी ने अपना फैसला लिया है या आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप वो आज खरी उतरी हैं? हम ये जानना चाहते हैं अब एफडीआई की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से आगे चलेगी। शिवानंद जी, ये सवाल आपसे है, सुधींद्र जी का भी लाइन चला गया है आज। हाँ सुधींद्र जी, हाँ हेलो। ममता जी ने आज जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार के अंत की शुरुआत हो गई है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। और इसके बाद जो पार्टियां यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही है, उनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी स्थिति में जब जनता इस सरकार से नाराज है, तो क्या इसके बाद यूपीए सरकार को कांग्रेस के साथ ये रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि यूपीए सरकार को समर्थन देते रहना यह उनके लिए एक प्रकार से सुइसाइडल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब यूपीए सरकार के अंत की शुरुआत हुई है। ये अंत की शुरुआत हो गई है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सुधींद्र जी, मनोरंजन भारती बोल रहा हूं। आप जब एनडीए में ममता बनर्जी थी, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर वापस आई थी, एक बार 6 महीने तक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रही थी। तो इसलिए आपको लगता नहीं है कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार का जो समय है वो जानबूझ के रखा है? नहीं तो अभी का अभी इस्तीफा फैक्स हो जाता दिल्ली। तो इसका मतलब है कि यूपीए सरकार अपने निर्णय को वापस ले। यदि एफडीआई पर और डीजल प्राइस हाइक का जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये सब निर्णय उन्होंने यदि रोल बैक करेंगे तो शायद हो सकता है, हमें मालूम नहीं जी। लेकिन आज सरकार की साख गिरती जा रही है। जनता में एक जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो कुंठित हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि अब ममता जी फिर से यूपीए के साथ जाएगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.